लेते हैं। तो ये आ गए हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ 3 टाइप्स के अकाउंट हम बनाएंगे। पहला अकाउंट है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि हमने सेकंड वीडियो में कवर अप कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। और ये अकाउंट बनता है कौन सी अकाउंटिंग के बेसिस पर? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट जो अकाउंट हम बनाएंगे इस चैप्टर में वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जब आप कवर अप करेंगे तब आप इस पर कमांड बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे ही रहेगा और ये अकाउंट बनेगा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग ये है कि हमें ऐसे अमाउंट कैलकुलेट करना है जो केवल इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, वेदर पेड और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट। तो यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इस साल का प्लस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पिछले साल का माइनस। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। उसी को बोलते हैं accrual basis of accounting. Accrual basis of accounting says records that particular transaction that belongs to this accounting period, whether paid or not, whether received or not. It is called accrual basis of accounting. थर्ड जो है यहाँ पे हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक अकाउंटिंग का यूज हम यहाँ करेंगे फंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हम कवर अप क्या कर चुके हैं सेकंड वीडियो में? सेकंड वीडियो में हम इसको कवर अप कर चुके हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बेसिस अकाउंटिंग को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप जाकर देख लें। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसके कुछ बेसिक्स क्लियर करेंगे, इसके फीचर्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद हमारा हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, और फॉर्मेट करने के बाद एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे जी। इलस्ट्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे दिमाग में आता है, वो ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम प्रिपेयर क्यों करते हैं, क्यों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें, 3 अकाउंट्स बनाते हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ये एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर कुछ पैसा आ रहा है, कुछ जा रहा है, और जो पैसा आ रहा है वो एज ए डोनेशन आ रहा है, एज ए कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और उसी को हम वेलफेयर में लगा दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50,000 आए, उसमें से मैंने 45,000 मैं एक्सपेंसेस कर दिया, कुछ वेलफेयर कर दिया सोसाइटी में, या कुछ वेलफेयर में पैसा लगा दिया। तो 50 में से 45,000 माइनस करके कितना बचा? 5,000। तो 5,000 ये मेरा प्रॉफिट नहीं बोल सकता मैं इसको यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? सरप्लस। तो प्रॉफिट जैसी कोई भी टर्म हमें यहाँ पे यूज नहीं करनी, लॉस जैसी कोई भी टर्म यहाँ पे यूज नहीं करनी। प्रॉफिट को हम बोलेंगे सरप्लस। प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? सरप्लस। लॉस को डेफिसिट। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जगह हम यहाँ पर बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिकॉज हम यहाँ पर सिर्फ इतना रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमारे पास कहाँ से पैसा आया, इनकम कहाँ से आई, और एक्सपेंडिचर हमने यहाँ कहाँ पर किया, और कितना हमारे पास पैसा बचा हुआ है, जो कि हम क्या बोलेंगे? सरप्लस बोलेंगे। तो रेदर प्रिपेयरिंग profit and loss account, we would prepare income and expenditure account where we would show surplus and deficit। बस नाम चेंज कर दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्लेस पर क्या लिख दिया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तरीका बिल्कुल सेम ही है बनाने का।
जो इसका फॉर्मेट में चेंज आ जाएगा, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस भी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट भी बनता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर ही बनेगा। क्यों बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? क्योंकि ये एनपीओ है, यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए उसके प्लेस पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं जो मैंने लिखा हुआ है। तो एनपीओ is not set up to earn profit, rather to serve its members or public with no intention to earn profit. However, as a firm, it has to record its expenses and receipts in books. So rather preparing profit and loss account, it prepare income and expenditure account. Clear है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अकाउंटिंग बेसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से अकाउंटिंग के बेसिस पे बनाया जाता है? तो कौन सा है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर ये बनाया जाता है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग होता है कि हमें एक ऐसा अमाउंट निकालना है जो इस अकाउंटिंग पीरियड को बिलोंग कर रहा है, वेदर पेड और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल, थोड़ा छोटा सा एग्जांपल मैं समझा देता हूं यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं ये है 2019, ये है 2020। तो 2020 में आपको 50,000 रुपए मिले, ये रिसीप्ट मान लेते हैं, ये रिसीप्ट है, ये है रिसीप्ट, किसी भी पर्पज के लिए मिला है। 50,000 आपको 2020 में मिला है और इसमें ये कह रहा है कि 50,000 इंक्लूड 5,000 ऑफ 2019। 2019 में 5,000 रुपए नहीं मिला होगा, वो 2020 में मिल गया, तो 50,000 रुपए आपको ओवरऑल कैश मिला है, उसमें 5,000 रुपए 2019 का है। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम एज एन इनकम कितना लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? तो आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप लिखेंगे 5,000 रुपए माइनस करके, यानी कि आपको यहाँ पे कितना रिकॉर्ड करना है? 45,000, क्योंकि इस साल को कितना बिलोंग करता है? 45। 5,000 इसमें है लेकिन वो पिछले साल का है, तो उसको हम हटा देंगे। 45 को हम एज एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। इस तरीके से एडजस्टमेंट हमें करनी है, इसी को बोलते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वेदर पेड और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट, यू हैव टू कैलकुलेट ए फाइनल अमाउंट एंड दैट इज रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी थ्योरी कवर अप कर लेते हैं। तो इसका बेसिस क्या है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो एक 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? अब इसके फीचर्स हम कुछ पढ़ लेते हैं। पहला, नेचर। इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट। 11th क्लास में पढ़ा है नॉमिनल, क्योंकि यहाँ पर हम इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये नॉमिनल अकाउंट ही है। हम एक्सपेंसेस को कर देंगे डेबिट और इनकम को कर देंगे क्रेडिट। इनकम को कर देंगे क्रेडिट। और ओनली कैसी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी? रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू रिसीप्ट्स को ही रिकॉर्ड करना है, कैपिटल एक्सपेंसेस और कैपिटल रिसीप्ट्स को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना, ये ध्यान रखो। आगे हम पढ़ेंगे कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होते हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसका कैसा नेचर है? नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस को डेबिट कर देना है, रेवेन्यू को क्रेडिट कर देना है, ओनली रेवेन्यू नेचर के इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है, ओनली रेवेन्यू नेचर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करना है, यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को ही रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल रिसीप्ट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ जी। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जो है ये इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड और केवल रेवेन्यू एक्सपेंसेस और इनकम को ही रिकॉर्ड करेगा, वेदर पेड और नॉट, एक्रूअल बेसिस पर। एडजस्टमेंट्स इसमें सारी होंगी, आपको बताया था, अभी एक एडजस्टमेंट करके दिखाई थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस
प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड रिसीप्ट्स, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन सब की एडजस्टमेंट करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा वो जो इसी साल को बिलोंग कर रहा है, वेदर पेड और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट, उसको हमें रिकॉर्ड करना है। इसमें कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होते हैं, इसमें कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होते हैं। जैसे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। अब ये कर लेते हैं जी, रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू रेवेन्यू रिसीप्ट्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही रिकॉर्ड करेंगे। अब मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। तो क्या होती है रेवेन्यू रिसीप्ट्स? Revenue receipts are the receipts which are receipts as an income and is used to carry out day-to-day activities of an organization. रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में आपने पढ़ा ही हुआ है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं जो बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस पर को डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करती हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे एंट्रेंस फीस, जनरल डोनेशंस, एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन। जब हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ जो टर्म्स हैं आपको याद ही रखनी है कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। रेवेन्यू रिसीट्स स्पेसिफिक नहीं होती, जनरल होती हैं। जनरल का मतलब उनका पैसा हम किसी अपने बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की रिसीप्ट्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं और रेवेन्यू रिसीप्ट्स को ही रिकॉर्ड करना हो। किधर रिकॉर्ड करना है? इधर की साइड, क्रेडिट साइड, इनकम वाले कॉलम में क्रेडिट साइड आपको रिकॉर्ड करना है। अब बात करते हैं जी, कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होंगी जी? कैपिटल रिसीप्ट्स, तो कैपिटल रिसीप्ट्स पहला जो पॉइंट है वो ये है, फॉर एग्जांपल मुझे डोनेशन मिला और उसपे लिखा है कि आप इसको बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये स्पेसिफिक है, किसी विशेष यानी कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको यूज करना है, तो ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स नहीं है, ये कैपिटल रिसीप्ट्स है। पहला, अगर आप एसेट्स को बेच देते हैं तो एसेट को बेच के जो पैसा आपके पास आता है वो भी रेवेन्यू रिसीप्ट्स नहीं है, वो भी कैपिटल रिसीप्ट्स है। तो इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू हो गए, एसेट को बेच के जो पैसा आएगा कैपिटल रिसीप्ट्स, और स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो पैसा आएगा वो भी कैपिटल रिसीप्ट्स। और इनको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना है, कहां लिखेंगे आगे बात करेंगे, लेकिन यहां नहीं लिखना है। क्लियर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिजनेस के जितने भी डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। नाम से ही पता चल जाएगा, जैसे सैलरी ऑफ स्टाफ, रेंट, ऑनरोरियम, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, इंश्योरेंस, ये सारी की सारी चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, वो भी एडजस्ट करने के बाद, अकाउंटिंग पीरियड का अमाउंट निकालने के बाद, वेदर पेड और नॉट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपको पता है जब आप एसेट्स परचेज करते हैं, एसेट्स यानी कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद भी आएगा, एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद भी उसका बेनिफिट हमारे पास आने वाला है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे मैंने कोई फर्नीचर परचेज किया तो वो 1 साल से ज्यादा चलेगा, उसका बेनिफिट मुझे 1 साल के बाद भी आएगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखना है, कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में। कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों बैलेंस शीट में आएंगे, और जब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे, फंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ेंगे, वहां पर इसको थोरोली स्टडी करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल रिसीप्ट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हमें फोकस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ नहीं है, उनको पहचान के हमें छोड़ देना है। आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें रेवेन्यू कैपिटल रिसीप्ट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर को पहचान के छोड़ देना है, और अगर वो रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड है उनको फिर हटा देना है, डिडक्ट कर देंगे। डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको लिखना है जी हमें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये सीधा एसेट बैलेंस शीट में ही आएगा, 11th क्लास में आपने पढ़ी रखा है। हाँ जी, अब हम पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब आप प्रिपेयर करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो उसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट है, ओनली एक्सपेंसेस एंड रिसीप्ट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर को रिकॉर्ड करना है आपको। सिर्फ रेवेन्यू ध्यान रखें, रेवेन्यू नेचर का रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंसेस होना चाहिए, और वो भी किस बेसिस पर आप कैलकुलेट करोगे? एक्रूअल बेसिस पर, एडजस्ट करने के बाद, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सब की एडजस्टमेंट करने के बाद। नॉन कैश एक्सपेंसेस भी आएंगे जी, जैसे डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड करना है।
ऐसा ऐसा एक्सपेंसेस जिसमें कैश नहीं गया, उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल रिसीप्ट्स को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है। ये 2 यस हो गए, ये 2 नो हो गए। इन पे कंसीडर नहीं करना है। बस यहाँ से हमें ये 2 टर्म्स निकाल के लेके आनी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देनी है। अब फटाफट से इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। हाँ जी, ये हो गया जी फॉर्म। बच गए। जी, ये हो गया जी इसका फॉर्मेट। हुँ, ऊपर लिख देना है आपको ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम, यहाँ पर लिख देना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड और यहाँ पर आप डेट लिख दें, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद यहाँ पे सारे एक्सपेंडिचर वो भी कैसे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैसे एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इधर की साइड सारे के सारे रेवेन्यू रिसीव्ड्स एडजस्ट करने के बाद। जैसे यहाँ पे मैंने सैलरीज़ को समझाया हुआ है, 2 सैलरीज़। इस साल की आउटस्टैंडिंग प्लस कर देनी है और पिछले साल की आउटस्टैंडिंग माइनस कर देनी है, जैसे आप 12th क्लास में करते थे। बिल्कुल वैसा ही करना है। तो इस साल की आउटस्टैंडिंग प्लस और पिछले साल की आउटस्टैंडिंग माइनस। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देके हम पढ़ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अ, ये है 2019, ये 2020। 2020 में मुझे 10,000 रुपीज़ मिला है एज़ अ सैलरी। हुँ, और 2019 2000 2019 में 2000 आउटस्टैंडिंग था और ये 2000 इस साल मिल गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 में 2000 पिछले साल का है। तो हम क्या करेंगे? 2000 को इसमें से हटा देंगे। तो इस साल का कितना है जी ओनली? तो आपको कितना लिखना है? 8000 लिखना है। तो यहाँ पर आप इस जगह पर आप कितना लिखेंगे? 8000। इस तरीके से हमें एडजस्टमेंट करनी है, वो हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद रेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, प्रीपेड जो इस साल हमें एडवांस मिल गया, अगले साल का वो इस साल का नहीं है, माइनस कर देना है, क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस पे बना रहे हैं। ऑडिट फीस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ऑनरेरियम है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, रिपेयर्स है, डेप्रिसिएशन है, लॉस। फिक्स्ड एसेट्स को बेच रहे हैं, उस पे जो लॉस होगा उसको भी हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। ये लो जी, ये लॉस हो गया जी। स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, इसको भी हम पढ़ेंगे। इसमें 3 अ, आपको चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन। इसका डिटेल्ड वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट है अ, मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन और थर्ड है सेल ऑफ एसेट्स एंड ओल्ड मटेरियल्स। और यहाँ पर हमें गेन और लॉस निकालना पड़ेगा कि जब आप एसेट को बेच रहे हैं, तो उस पर आपको कितना गेन हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि ये गेन और लॉस ही यहाँ पर आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हाँ जी, ये इनकम का पार्ट हो गया। इनकम में सब्सक्रिप्शन, कंट्रीब्यूशन जो मेंबर्स करते हैं, एंट्रेंस और एडमिशन फीस, जनरल डोनेशन, लीगेसी। लीगेसी को हम पढ़ेंगे। लीगेसी एक लीगेसी में होता है कि किसी बंदे ने बोल दिया कि उसकी डेथ के बाद उसकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो इस संस्था को दान हो जाए, तो वो लीगेसी कहलाती है। और लीगेसी जनरल भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी हो सकती है। अगर उसमें कुछ भी नहीं लिखा तो उसको जनरली मानेंगे, और अगर स्पेसिफिक लिखा है कि ये मैं अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, ये मेरा पैसा दे रहा हूँ और इस पैसे को आप बिल्डिंग बनाने में यूज करना, तो वो स्पेसिफिक हो गया। तो उस स्पेसिफिक जो पर्पस के लिए लीगेसी है, वो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, वो कैपिटल रिसीप्ट्स हो गई। उसको फिर हमें बैलेंस शीट में लिखना है, लायबिलिटी साइड। तो जनरल जो लीगेसी होगी उसको यहाँ लिख देना है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, रेंट और प्रॉफिट आपने सेल किया, उस पे जो गेन हो रहा है, सन्ड्री रिसीप्ट्स, और ये बैलेंसिंग फिगर है। अगर आपका ये इनकम, ये जो इनकम है, ये ग्रेटर है एक्सपेंडिचर से, इससे, तो ये आ जाएगा हमारा सरप्लस। यहाँ पर ये सरप्लस आ जाएगा।
और एक्सपेंडिचर्स की जो साइड है वो इनकम की साइड से ग्रेटर है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेफिसिट। ये बैलेंसिंग फिगर है, बस आपको टोटल करके माइनस कर देना है, ये डेफिसिट हो जाएगा। इधर डेफिसिट और इधर सरप्लस। तो हम यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट नहीं लिख रहे हैं, सरप्लस और डेफिसिट लिख रहे हैं। ये हो गया फॉर्मेट। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 4 2020 की बुक्स का है, टीएस कृपल में। तो इसको हम करके देखते हैं, इससे थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करेंगे। इंडिविजुअल जो आइटम्स हैं उनको सीखेंगे, 3 आइटम्स जो मैंने आपको बताए हैं, और कुछ टर्म्स हैं उनको सीखेंगे, फिर बड़े क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आगे इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। ये लो, ये हमने लिख दिया डेबिट और ये क्रेडिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में एक्सपेंडिचर रुपीस, इनकम रुपीस। हाँ जी, अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला आइटम है फीस कलेक्टेड। ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स हो गई 80,000। फीस कलेक्टेड है, कितना है 3,80,000, लेकिन इसमें पिछले साल का 80,000 है और फीस आउटस्टैंडिंग इस साल का आउटस्टैंडिंग है 10,000। तो हमने क्या करना है, 3,80,000 और ये पिछले साल का इसमें 80,000 है जो इस साल को बिलोंग नहीं करता, तो इसको हटा देंगे 3 लाख, और 10,000 इस साल का मिला नहीं है, ये इसमें प्लस हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक ऐसा अमाउंट निकालना है जो केवल इस साल को बिलोंग करे, जो केवल इस साल को, इस अकाउंटिंग पीरियड का जो अमाउंट है, वेदर रिसीव्ड और नॉट। तो यहाँ पे 10,000 इस साल का ही है लेकिन हमें मिला नहीं है, नेक्स्ट ईयर मिलेगा, लेकिन हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और जो आपको पिछले साल का मिल गया है, पिछले साल का मिल गया है और अगले साल का मिल गया है, उसको हटा देना है। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल कुछ रह गया था, वो इस साल मिल गया, तो इस साल का तो है नहीं वो, तो उसको माइनस कर देंगे। और इस साल कुछ मिला है नेक्स्ट ईयर का, उसको भी हटाना पड़ेगा, उसको भी हटाएंगे। इस साल कुछ पैसा आपको नहीं मिला, इसी साल को बिलोंग करता है, मिला नहीं है, तो एक्रूअल बेसिस पर हम कर रहे हैं, तो उसको हमें प्लस करना पड़ेगा। और पिछले साल अगर आपको एडवांस मिल गया है इस साल का, तो पिछले साल आपको एडवांस मिला था इस साल का, तो उसको भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कहने का मीनिंग है आपको कैलकुलेट करके एक ऐसा अमाउंट निकालना है जो केवल और केवल इसी अकाउंटिंग पीरियड का है, उसको यहां पर लिखना है। इसी को बोलते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने क्या किया, 3,80,000 मिला कैश में, इसमें 80,000 पिछले साल का है, क्योंकि इस साल का तो है नहीं, वो मिला है कैश में लेकिन इस साल का तो नहीं है ना, तो उसको हटाओ, माइनस कर दिया। 10,000 इस साल का भी मिला नहीं है लेकिन है तो उसी साल का, तो इसको हमें प्लस करना पड़ेगा। तो एक अमाउंट हमारे पास आ गया 3,10,000, इसको वहां लिखना है। तो हमने क्या करना है, इधर की साइड इनकम की साइड लिख देंगे जी बाय फीस, और अमाउंट लिखा पहले 3,80,000, और यहाँ हम कर देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। पिछले साल आउटस्टैंडिंग रह गया था, वो इस साल मिला है 10,000, और जब हम लेस करते हैं तो ब्रैकेट डाल देते हैं यहाँ, और ये आ जाएगा अमाउंट 3,10,000। एक अमाउंट कंप्लीट कर लिया। अब सैलरी पेड, सैलरी पेड में आप देखें टोटल सैलरी है यहाँ हमारी 28,000 हमें कैश में मिली है, इंक्लूडिंग 3,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। तो आपने 28,000 टोटल जो पे किया था उसमें 3,000 प्रीवियस ईयर का है, तो उसको हटाना पड़ेगा, तो 3,000 हटा दो, 25,000। और सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, और इस साल कितना रह गया पे करने से 1,000, ये इसी साल का है, ये पे करना चाहिए था, पे नहीं किया, लेकिन हम काउंट करेंगे, तो 26,000 हमारे पास फिगर आ गई। तो 28 में से 3 माइनस और 1,000 प्लस,
तो इसको हमें यहाँ रिकॉर्ड करना है। तो कैसे करेंगे जी? तो ये लिखा मैंने टू सैलरी और ये लिखा 28,000 और यहाँ लिख देंगे जी एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 1,000 हमें ऐड करना है और लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 3,000 माइनस करना है। तो ये आ जाएगा 26,000। ये अमाउंट हो गया जी। चेंज कर लेते हैं। सैलरी पेड हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस बन रहा है 3,000। ये इधर ही आएगा टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 3,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000। टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000। मीटिंग एक्सपेंसेस 18,000। मीटिंग एक्सपेंसेस 18,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 6,000। अब ये है परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियडिकल्स। बुक्स एंड पीरियडिकल्स जो है ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है और ये हमने किया है 29,000, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 19,000 इसमें आपने बुक्स के हैं और बुक्स एसेट होता है। तो हमें क्या करना है, ये बुक्स, ये जो 90,000 है ये हमारी कैपिटल रिसीप्ट्स हैं। ये कैसे रिसीप्ट्स हैं जी? सॉरी, कैपिटल एक्सपेंसेस हैं। एसेट आपने परचेज किया है तो कैपिटल एक्सपेंसेस को हमें नहीं लिखना है, हमें ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस को लिखना है। तो 29,000 में से 19,000 को आपको हटाना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? तो यहाँ मैंने लिखा बुक्स एंड पीरियोडिकल्स 29,000 और ये लेस बुक्स। जब हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो बड़े क्वेश्चन में, सॉरी, 2 नहीं आ रहा है, 19,000 हटा दिया, कितना बचा? 10,000। और बुक्स को हम बैलेंस शीट में लिख देंगे एसेट साइड। हम बैलेंस शीट तो अभी बना नहीं रहे हैं और जब बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो बुक्स को वहां लिख दिया जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। रेंट पेड 10,000, तो ये 11 ने लिखा रेंट पेड 10,000। पोस्टेज एंड टेलीफोन्स 15,000। postage and telephone 15,000। printing and stationery 4,000। लाइट चली गई है लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 और डोनेशन रिसीप्ट्स 20,000। बाय डोनेशन रिसीप्ट्स 20,000। 20,000। ओके जी। अब इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। तो ये इसको इधर से टोटल करो, कितना बैठ रहा है? 3,30,000। अब यहाँ से टोटल कर लें। 26, 26, 29, 29 और 10 39 और 2 41, 41 और 10 51, 51 और 8 59, 59 और 6 65, 65 और 10 75, 75 और 10 85, 85, 85 और 10 95 और 5 1,04,000। 1,04,000 तो माइनस कर दो।
2,26,000 ये हमारा सरप्लस आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 2, चेंज करके लिख देता हूँ 2 सरप्लस 2,26,000 और उसके बाद नीचे यहाँ पर हम टोटल कर देंगे जी 3,30,000 और 3,30,000। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया और ये हमने बनाया है एक्रूअल बेसिस अकाउंट में। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्सक्रिप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सब्सक्रिप्शन के बाद आगे कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स और थर्ड हमारा जो होगा वो होगा सेल ऑफ एसेट्स एंड ओल्ड मटेरियल्स, वहां पर गेन और लॉस कैसे निकलेगा। उसके बाद आगे जो छोटे आइटम्स हैं, लीगेसी है, एडमिशन फीस है, लाइफ मेंबरशिप फीस है और काफी छोटे छोटे आइटम्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फिर बड़े क्वेश्चंस को हम करना शुरू करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।